हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसको स्टार्ट किया है और इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जिसमें हमने किसके बारे में समझा था। तो हमने नदी के बारे में समझा था कि नदी किस प्रकार से अपना खनन कार्य करती है, निक्षेपण कैसे करती है और वहन कैसे करती है, और इसकी मदद से कौन कौन से भू रूप हमारे अर्थ के सरफेस पे बनते हैं, वो सारी चीजें हमने समझ ली थी। अब यहाँ पर हम लोग हमारा दूसरा जो कारक है उसको देखने वाले हैं। वो क्या है प्यारे बच्चों? हिमानी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है, हिमानी क्या होते हैं आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, चिंता मत करो। और इनसे किस प्रकार से क्षरण होता है, फिर वहन होता है, निक्षेपण होता है, वो भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सब लोग अब तैयार हो जाइए पढ़ाई करने के लिए। तो आओ भाई, पहले हम हिमानी के बारे में समझते हैं कि हिमानी कैसे बनता है, क्या होता है ये। तो देखो, जिस प्रदेश का तापमान द्रवणांक बिंदु से कम होता है, द्रवणांक बिंदु क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जिस भी प्रदेश का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ऐसे प्रदेश में हिमपात के रूप में क्या होती है? वर्षा होती है। हिमपात के रूप में वर्षा होती है, यानी कि जैसे बादलों से आप समझिएगा कि ऊपर से, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से पानी गिरता है ना, तो आप वहां पर समझो कि इस प्रदेश में क्या होगा, जहां पर भी ये द्रवणांक बिंदु से कम हो जाएगा तापमान, वहां पर हिमपात होने लगेगी, यानी बर्फ की बारिश होने लगेगी। समझ रहे हो? यानी आसमान से क्या गिरेगा? हमारे यहाँ पे पानी गिरता है, वहां पे गिरेगा बर्फ, क्योंकि वहां पे तापमान इतना कम है कि पानी के जो बूंद है ना वो बर्फ बन करके नीचे आएंगी। ठीक है, तो हिमपात वर्षा के कारण क्या होता है कि भूपटल पे जो हिम परत है ना वो तैयार हो जाती है। जैसे मान लो ये हमारा भूपटल है, अब ऊपर से गिरते जा रहा है बर्फ का टुकड़ा, लो भैया गिरा गिरा गिरा, तो यहाँ पे क्या होगा? एक लेयर बन जाएगा। लेयर किसका बनेगा? ऐसे लेयर बाय लेयर बनते रहेंगे। किसके बनेंगे? तो हिम के, यानी बर्फ के बन जाएंगे। ठीक है, अति भार से हिम परत भूपटल के ढलान से फिसलने लगती है। परत की सतह में जमीन के समीप का हिम दबाव और घर्षण के कारण पिघलने लगता है और हिमानी अत्यंत धीमी गति से ढलान की दिशा में सरकने लगती है। अब देखो, इसको आप थोड़ा समझना अच्छे से, थोड़ा विजुअलाइज करना। देखो बच्चों, ऊपर से गिर रहा है, क्या गिर रहा है? वही बर्फ गिर रहा है। तो यहाँ पे लेयर बाय लेयर ऐसे करके बनते जाएंगे। ठीक है, ये लेयर बाय लेयर बनते गए, ये पूरा जो हमारा बर्फ है ना पूरा के पूरा यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? जब भी इसको ढलान मिलेगा जहां पर भी, तो ये नीचे की तरफ ऐसे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी में है हमारे गुरुत्वाकर्षण बल, जो हर चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो घर्षण के कारण इसके साथ क्या होगा? जब जो हमारे अर्थ का सरफेस है, ये जो अर्थ का सरफेस है, इसके साथ क्या होगा? घर्षण होगा ना। ठीक है, और देखो अगर हम दो चीजों को घसते हैं तो गर्मी पैदा होती है, आप सभी लोग जानते हो। आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे घिस करके देखना, खूब घिसो खूब घिसो। ठीक है, तो क्या होगा? आपको यहाँ पे गर्म लगेगा, तो गर्मी पैदा होगी। तो जब इनमें होता है घर्षण, तो घर्षण के कारण यहाँ पे गर्मी पैदा होती है, और गर्मी जब पैदा होगी तो यहाँ का जो बर्फ है ना वो पिघलने लगेगा, और पिघल करके क्या बन जाएगा? पानी। अब पानी बन चुका है, तो पानी की वजह से ये क्या होगा? धीरे धीरे करके ये सरकने लगता है। ठीक है, अब क्योंकि पानी है तो पानी तो बहेगा ही ना। तो देखो नीचे पानी बह रहा है, लेकिन ऊपर क्या है? ग्लेशियर है। ऊपर ये आपको बर्फ दिखाई देगा, बट वो नीचे नीचे से सरकता रहता है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे वही सारी बातें दी गई है कि ढलान की दिशा में धीरे धीरे करके सरकने लगता है, और नदी की तरह ही हिमानी के कारण भी क्या होता है? अपक्षरण होता है, वहन होता है, और निक्षेपण का कार्य, ये सब चीजें होती हैं। तो इन्हीं को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, चलो हिमानी आपको समझ में आ गया ना कैसे होता है, क्या होता है। चलो हिमानी के क्षरण कार्य समझते हैं। तो गति कम होने पर भी बर्फ का घनत्व अधिक होने से हिमानी अपना तल और कगार का क्षरण कार्य अधिक मात्रा में करती है। जैसे कि अब जो हिमानी है, देखो ये बहती हुई जा रही है, पूरा हिमानी है। यहाँ पे क्या बह रहा है बच्चों? पानी बह रहा है। ठीक है, तो अब जो हिमानी है ना, ये बर्फ का घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है। तो ये धीमी गति से तो चल रही है, ये धीमी धीमी बह रही है ढलान की तरफ, लेकिन इसका घनत्व अधिक होने की वजह से क्या होता है? इसके जो कगार रहेंगे, इसके जो किनारे रहेंगे, उनका वो क्षरण करती हुई आगे बढ़ती है। मतलब जो किनारे वगैरह रहेंगे ना, उनको वो तोड़ती फोड़ती, जैसे नदी तोड़ती फोड़ती निकल रही थी, वैसे ये भी तोड़ती फोड़ती हुई यहाँ पे आगे जाती है। और इससे क्या होता है? हिमानी के क्षरण कार्य से अलग अलग प्रकार के जो भू रूप हैं वो निर्मित होते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे। जैसे कि इस क्षरण कार्य से हिमगह्वर और शुककूट और गिरिशृंग, यू आकार की घाटी, लंबित लटकती हुई घाटी और मेषशिला, ये भूरूप निर्मित होते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ है क्या? एक एक मैं आपको बताती हूँ, सुनो। पहले हम बात करेंगे हिमगह्वर की। तो हिमगह्वर कैसे निर्मित होता है? देखो भाई, ये रहा आपका हिमगह्वर। ठीक है, तो ये कैसे निर्मित होगा समझना। अब देखो, जो हमारा ग्लेशियर है, यानी जो हिमानी है, वो बहते हुए ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए इसके नीचे पानी बह रहा है ना, तो ये बहते हुए जब आता है तो यहाँ का जो भूमि रहेगा या फिर जो भी चीजें रहेंगी उसको वो क्या करेगा? अब क्योंकि उसमें क्या है भाई, उसमें ना मतलब उसका वॉल्यूम
क्या ज्यादा है, उसका घनत्व ज्यादा है, ठीक है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसके कारण आप सोचिए कोई भारी चीज है, आप सोचो कोई भारी चीज है और वो ऐसे ऐसे करके पूरा एकदम से वो नीचे वाली जमीन को ऐसे घिसते हुए निकल रहा है, तो जो नीचे वाली जमीन है वो कट कट के बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी होता है, जब ये हिमानी जो है वो बहते बहते आ रहा है तो क्या करेगा, जो नीचे वाली जमीन है उसको वो मतलब उसको अपक्षरण करते हुए बाहर मतलब लेकर के जाता है, खनन कार्य करते हुए लेकर के जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके ना गड्ढे बन जाते हैं, यहाँ पर क्या बनते हैं प्यारे बच्चों, गड्ढे जैसे कुछ बन जाते हैं, गड्ढे टाइप के। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हिमगह्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमगह्वर। चलो समझ में आया कि नहीं, आप सभी लोगों को बताएंगे मुझे। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे शुककुट की। शुककुट क्या होता है प्यारे बच्चों, शुककुट ये जो आप देख रहे हो ना, इसको आप शुककुट कहोगे, ठीक है, देख रहे हो, हाँ, इसको कहेंगे शुककुट और इसको कहेंगे गिरिश्रृंग। गिरिश्रृंग क्या होता है, जैसे कि अब जो यहाँ पर हिमानी जो है वो बह रही है, ठीक है, तो हिमानी बहते बहते इन सारे पर्वतों को मतलब पूरा थोड़ा ना क्षरण कर पाती है, जितना कर पाती है, ठीक है, तो ऐसे क्षरण करते हुए जब वो नीचे की तरफ आ रही है ना, गुनगुनाती हुई, तो क्या होता है कि जो ऊपर वाले कुछ हिस्से हैं ना वो छूट जाते हैं, मतलब चोटी जैसा बन जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गिरिश्रृंग कहते हैं। फिर ये कैसे निर्मित होता है, तो ये तो आप देख ही सकते हो, मान लीजिए ये पूरा पहाड़ जैसा रहेगा, अब उसमें से कुछ भाग टूट जाएगा, तो ऐसा नुकीला नुकीला जो भाग बन जाता है उसी को क्या कहते हैं, शुककुट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे गिरिश्रृंग भी मैंने आपको बता दिया, और यू आकार की घाटी और लंबित लटकती हुई घाटी। आओ मैं आपको दिखाती हूँ, यू आकार की घाटी ना यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी, ये देखिए, ये यू आकार की घाटी यहाँ पे निर्मित हो जाती है, समझ रहे हो, बहते हुई आ रहा है पूरा ग्लेशियर, ऐसे तोड़ते फोड़ते निकलेगा और फिर यहाँ पे यू आकार की घाटी बन जाएगी। फिर लटकती हुई घाटी आपको दिखा दूँ, ये देखो लंबित घाटी है ना, यहाँ से ग्लेशियर बहते हुए आ रहा है, फिर उसको अपने आने वाले रास्ते में जमीन को मतलब खनन करते हुए निकलेगा, तो ऐसे करके लटकती हुई घाटियां बन जाती है ना, यहाँ पे घाटी मतलब दोनों तरफ पहाड़, बीच में थोड़ी सी जगह हो जाएगी, तो ये लटकती हुई घाटी है। और क्या बोला था इसमें, कहाँ गया, ये देखिए लटकती हुई घाटी हो गया। और मेषशिला, हर चीज को समझते हुए चलो, मेषशिला कैसा होता है भाई, ऐसा होता है, आओ मैं आपको दिखाऊं मेषशिला। यहाँ पर ये देखो, ये है प्यारे बच्चों आपका मेषशिला। अब ये कैसे निर्मित होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे कि अब जो आपका ग्लेशियर है, लो भाई ग्लेशियर है, ये पूरा हमारा हिमानी है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पत्थर वगैरह कुछ भी आ गया, तो अब ये बहते हुए जा रहा है, गया 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 गया, ठीक है, ऐसे जाएगा है ना, तो यहाँ पे पत्थर है या फिर ऐसे भूरूप ही है हमारा, पत्थर नहीं, ऐसे करके बहते हुए जा रहा है, ठीक है, तो अब अपने साथ ये सेडिमेंट्स वगैरह भी बहाते हुए लेकर के जा रहा है ना। तो जब ये ऐसे यहाँ पर जब ये इसके ऊपर चढ़ेगा मान लीजिए, तो क्या होगा, अब क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चों, पानी है ना, अब नीचे नीचे पानी बह रहा है, याद रखना, तो जब ये यहाँ पर आएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके आएगा, तो ये ऐसे मतलब ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ते हुए, क्योंकि पानी बह रहा है ना, तो पानी जब यहाँ पे बहते हुए जा रहा है, समझिएगा मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से सुनना। देखो मान लीजिए जैसे ये हमारा ग्लेशियर है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऊंचा वाला एरिया आ गया या फिर ऐसा ढलान वाला ही है, तो जब ये यहाँ पे चढ़ने की कोशिश करेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ इसका घर्षण हो जाएगा, क्या होगा, घर्षण होगा। अब घर्षण की वजह से क्या होता है बताएंगे जरा, जब घर्षण होगा तो इसकी वजह से ये जो पानी है ना, ये मतलब ये और थोड़ा और पिघल जाएगा और इसको ये पॉलिश करता हुआ जाएगा, ठीक है, ऐसे पॉलिशिंग करता हुआ जाएगा, और फिर जब यहाँ से ये उतरने लगेगा, अब जब ये चढ़ रहा था तब तो पूरा घर्षण हो रहा था, लेकिन जब उतरेगा तो इसको थोड़ा कम इसके ऊपर दबाव लगेगा ना, तो फिर से ये बर्फ बन जाएगा, और बर्फ मतलब बर्फ जमने की वजह से क्या करेगा, यहाँ की जो चट्टानें रहेंगी उनको वो मतलब अपने साथ वो खींचता हुआ लेकर के जाएगा, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे ऐसे दांत दांत जैसे बन जाते हैं, इसमें आप देखेंगे ना, देख रहे हो, ऐसे दांत दांत जैसे बने हुए हैं, राइट। फिर ये आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो शिला निर्मित हुई है इसी को हम क्या कहते हैं, मेष शिला कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मेष शिला, ठीक है, बात समझ में आई, आप देख सकते हो मेष शिला ये रहा, राइट, ठीक। चलो, तो ये कैसे निर्मित होता है, ये हिमानी की वजह से निर्मित होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो आप हर चीज के बारे में समझ लो, हिमगह्वर क्या होता है, शुककुट क्या होता है, गिरिश्रृंग क्या होता है, यू आकार की घाटी, लंबी लटकती हुई घाटी और मेषशिला, ठीक है। फिर हिमानी का वहन और निक्षेपण कार्य हम समझ लेते हैं, हमने इसका खनन कार्य तो समझ लिया, इसका वहन और निक्षेपण कार्य समझते हैं। जैसे हमारे नदी की होती थी ना कि जलोढ़ मिट्टी को वो लेकर के जाता था और जाकर के निक्षेपण उसका करता था, यानी एक जगह पे जाकर के डिपोजिट हो जाता था, ठीक उसी प्रकार से हिमानी का भी कार्य ये होता है। तो आइए जरा समझते हैं, हिमानी बहते समय अपने साथ क्या करता है, कांप की मृदा बहाकर लाती है। कांप की मृदा मतलब क्या, कटी हुई मृदा, जैसे हिमानी अब बहते हुए जा रही है ना,
तो नीचे जो चीजें आ रही हैं उसके, तो वो सबको काटती हुई बहाती हुई लेकर के जा रही है, तो वही है कांप की मृदा। ठीक है, तो इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हिमोड़ कहते हैं। और हिमोड़ के संचयन के अनुसार, यानी वो कहाँ कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, कहाँ कहाँ पे उसका संचयन हो रहा है, ठीक है, उस आधार पे इसके कुछ भाग है, इसके कुछ टाइप्स है। एक तो है आपका भू हिमोड़, पार्श्व हिमोड़, मध्य हिमोड़ और अंत्य हिमोड़, ये 4 प्रकार होते हैं। तो आइए जरा मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, इस आकृति को देख करके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे ये हिम नदी का पार्ट है, मतलब ये बहते हुए आ रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा, पार्श्व हिमोट। पार्श्व हिमोट का मतलब क्या हुआ कि ये जब अपने किनारे किनारे, देखो मान लो ये इसका रास्ता है, ठीक है, तो अपने किनारों पे इसने क्या किया है, ये हिमोट को जमा कर दिया, देख रहे हो, ये अपने तटों पर ऐसे करके किनारे किनारे पर। तो ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, पार्श्व हिमोट होता है। देखो ये भी हमारा पार्श्व हिमोट, ये इसका रास्ता है, ये पार्श्व हिमोट है। मध्य हिमोट क्या होता है, जो बीच में जमा कर दिया, ऐसे करके बहते हुए जा रहे हैं, कुछ को इधर किया, कुछ को इधर किया, जमा कर दिया। फिर जहां पे ये मुड़ रहा है, इस प्रकार से जो मुड़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अंत्य हिमोड़ कहते हैं। ये है हमारा अंत्य हिमोड़। ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को। तो पार्श्व हिमोड़ हो गया, फिर मध्य हिमोड़ हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे अंत्य हिमोड़ हो गया। ये 3 टाइप, ठीक है, 3 प्रकार, मध्य, अंत्य और पार्श्व हिमोड़, याद रहेगा आप सभी लोगों को। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इस आकृति को ध्यान कर लेना। और फिर नदी का प्रवाह तो ये तो आप जानते हैं। आइए अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि हिम नदी के निक्षेपण के प्रक्रिया से क्या होता है कि हिमोड़गिरी और हिमोड़ कटक जैसे जो भूरूप हैं वो निर्मित होते हैं। अब हिमोड़गिरी और हिमोड़ कटक कैसे निर्मित होते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हिमोड़ कटक कहाँ पर है भाई, ये है आपका हिमोड़ कटक और ये रहा आपका हिमोड़गिरी। ठीक है, चलो हिमोड़गिरी कैसे निर्मित होगा मैं आपको बताती हूँ। वो तो आपको देखो, ये ना आपको मेषशिला और हिमोड़गिरी दोनों आपको एक जैसे दिखेंगे, पर ऐसे मत समझना, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर जो पत्थर था ना, पत्थर, ठीक है, यहाँ पर जो पत्थर था, अब मेषशिला पहले समझ लो, ये ग्लेशियर आया, फिर ऐसे करके जब ये ऊपर चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि आगे आगे तो बढ़ेगा ही, तो जब यहाँ पे घर्षण होगा ना, तो मान लीजिए इसको ये पॉलिश करता हुआ निकल जाएगा, लेकिन जब ये नीचे की तरफ ढलान की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसमें इसका घर्षण कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वापस से ये बर्फ बन जाएगा। और बर्फ बनने की वजह से यहाँ पे जो इसके टुकड़े हैं ना, उनको वो मतलब ऐसे करके दांत जैसे बन जाते हैं, वो खींचता हुआ चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से मेषशिला निर्मित होती है। बट अब मैं आपको हिमोड़गिरी बताऊं ना, तो ये थोड़ा सा अलग होता है, समझ रहे हो। हिमोड़गिरी हिमोड़ से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है प्यारे बच्चों, हिमोड़ से ये निर्मित होता है। और ये कैसे, यहाँ पर जो पत्थर पड़ा हुआ था उसी के ऊपर चढ़ करके उससे ये निर्मित हुआ था। ठीक है, हिमोड़गिरी कैसे निर्मित होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब जो हिम है हमारा, यानी जो हमारा हिमानी है, वो ऐसे करके बहते हुए जा रहा है, अपने साथ वो सेडिमेंट्स वगैरह सब कुछ लेकर के जाएगा। तो जब ये सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर के जा रहा है ना, तो क्या करेगा कि इसको वो वहीं पे मतलब डिपॉजिट करता हुआ चलेगा ना, मतलब निक्षेपण कर देगा। ठीक है, क्या करेगा प्यारे बच्चों, निक्षेपण करेगा। तो इसके निक्षेपण से जो हमारे हिमोड़ होते हैं ना, हिमोड़, ठीक है, तो इनके निक्षेपण से ही किसका निर्माण होता है, हिमोड़गिरी का निर्माण होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ये उसके निक्षेपण, हिमोड़ से ही इसकी निर्मित हुई है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो ये होता है आपका हिमोड़गिरी। ठीक है, तो याद रखना, हिमोड़गिरी किससे निर्मित होता है, हिमोड़ से ही निर्मित होता है, जो हिमानी बहा करके अपने साथ लेकर के आती है अपने किसको, सेडिमेंट्स को। अब ये हिमोड़ कटक क्या होता है, तो हिमोड़ कटक देखो बच्चों ऐसे कुछ होता है, यानी जो हिम है, ठीक है, वो अब बहते हुए आ रहा है। अब क्योंकि उसके निचले वाले भाग में क्या होता है, पानी होता है, तो जहां पर भी इसको खड्डा वगैरह कुछ भी मिलेगा तो पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेगा और उसमें फिर वो बहना चालू हो जाता है। फिर मान लीजिए कि वो जमेगा और अपना रास्ता वो बनाते हुए चलेगा। तो इस प्रकार से जो रिजेस है ना, वो हमारे मतलब उसके ऊपर बन जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हिमोड़ कटक कहते हैं। आप देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर हिमोड़ कटक ऐसे करके जो रिजेस है ना, ये इस प्रकार से, मतलब आप समझ जाना कि सुरंग टाइप का जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहां पे सुरंग टाइप का निर्मित हो जाता है। जब ये वो कूलर वाला सीजन रहेगा, विंटर सीजन रहेगा, तब ये हिमोड़ की मदद से निर्मित हुए रहते हैं। फिर ये बाद में आपको दिखाई देंगे जब दूसरा सीजन आ जाएगा तब, ऐसे। ठीक है, तो ये होता है हिमोड़ कटक। आप देख सकते हो, ये देख रहे हो छोटे छोटे यहाँ पे पानी भी यहाँ पे जमा हुए हैं, तो इनको हम तालाब बोल सकते हैं, मतलब झील। ठीक है, तो ये भी उससे तैयार होते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा किसका, हिमोड़, हिमानी के कार्य, है ना। यहाँ पे आपने सारे चित्रों को भी देख लिया, अच्छे से देख लीजिए इसको, और कुछ डाउट रहे तो मुझे बता देना। अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है बच्चों, पवन के कार्य एवं भूरूप, यानी पवन किस प्रकार से कार्य करता है और इसकी मदद से कौन कौन से भूरूप तैयार होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। बस अभी आज के लिए इतना ही, हमें बस यहाँ पे ग्लेशियर्स के बारे में ही पढ़ना था। मैंने आपको बता दिया है, मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, अब मैं आपको बताऊँ, देखो आपके टेक्स्ट बुक में जैसे इनका पूरा प्रोसेस, अब देखो ये जो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि ये किस प्रकार से निर्मित हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में
में ये पूरा ना बताया नहीं कि इसका प्रोसेस क्या होगा, वो आपको बाद में आगे जब 11th-12th स्टैंडर्ड में जाओगे, ज्योग्राफी लोगे ना, तो वहाँ पे आपको पढ़ने मिलेगा। बस अभी आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे निर्मित होती हैं, हिमोड़-गिरि, हिमोड़-कटक, ये कैसे ये निर्मित होते हैं, फिर इसके जो टाइप्स है वो याद रख लेना। मतलब नाम आपको यहाँ पे मेनली याद रखना है। ये तो मैंने आपको पूरा इसका प्रोसेस क्यों बताया, ताकि आप भूलो नहीं, आपके दिमाग में वो लंबे समय तक बना रहे, इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है। वरना बस आपको नाम याद रहेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि अभी आपके सिलेबस के हिसाब से बस आपको इतना ही सीखना है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।